नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने पेनकिराटाइटिस के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा पेनकिराटाइटिस जो है डिजीज का क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, क्या उसका जो है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, क्या डाइट उसमें काम में लिया जाता है, किस तरीके का जो है प्रिकॉशंस वहाँ पे रखने होते हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे वायरल हेपेटाइटिस की, है ना। कोई भी पेशेंट जिसको वायरल हेपेटाइटिस हो गया है, वायरल हेपेटाइटिस में चार से पांच तरीके के वायरस होते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। इस तरीके के पांच हेपेटाइटिस वहां पे नॉर्मली देखने को मिलते हैं। तो क्या होता है हेपेटाइटिस में और क्या क्या क्लिनिकल साइन होते हैं, क्या उसके भी डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन होते हैं, क्या डाइट काम में लेते हैं, ये सब आज के लेक्चर में हम विद क्वेश्चन विद रैशनल सॉल्व करके उसको समझेंगे। The first one, which of the following type of hepatitis is considered to be primarily a sexually transmitted disease? हेपेटाइटिस का कौन सा टाइप है जो प्राइमरली उसका ट्रांसमिशन जो है वो थ्रू सेक्सुअली ट्रांसमिशन होता है? तो ऑप्शन इज हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी। There is four type of hepatitis. Which type of hepatitis primarily transmitted through sex or sexually transmission? Good. The maximum people say it's hepatitis B. हेपेटाइटिस बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हेपेटाइटिस बी जो है उसको कंसिडर्ड करते हैं हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के रूप में। ये जो हेपेटाइटिस बी है इसका ट्रांसमिशन जो है वो परक्यूटेनियस जो भी होता है। अगर इन्फेक्टेड ब्लड से एक्सपोजर हो जाए, जैसे मान लो इन्फेक्टेड नीडल है और उसको आपने स्किन में प्रिक किया है परक्यूटेनियसली, तो भी ये ट्रांसमिट हो रहा है, हो जाता है। तो इन्फेक्टेड ब्लड जो है उसके परक्यूटेनियस एक्सपोजर से भी ये ट्रांसमिट होता है। और इसके अलावा इसका सेक्सुअल ट्रांसमिशन है। हेपेटाइटिस ए जो है वो ओरोफिकल रूट से ट्रांसमिट होता है। हेपेटाइटिस सी जो है, हेपेटाइटिस सी जो है उसका ट्रांसमिशन प्राइमरली जो है वो परक्यूटेनियसली होता है ना। और सेक्सुअली ट्रांसमिशन जो है वो नहीं होता है, बहुत लेस फ्रीक्वेंट होता है हेपेटाइटिस सी का। हेपेटाइटिस डी है उसका ट्रांसमिशन भी परक्यूटेनियस होता है। तो हेपेटाइटिस ए गलत है क्योंकि इसका ओरोफिकल से होता है। हेपेटाइटिस बी, सी और डी तीनों परक्यूटेनियस होते हैं, लेकिन बी जो है उसका प्राइमरी ट्रांसमिशन जो है वो सेक्सुअली होता है। हेपेटाइटिस सी जो है उसका परक्यूटेनियस थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड नीडल प्रिक की वजह से। और हेपेटाइटिस डी जो है उसका भी परक्यूटेनियस ट्रांसमिशन होता है। इसलिए आंसर बी यहाँ पे करेक्ट बनेगा। ए, सी और डी जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट है व्हेन व्हाट डू वी एक्सपेक्ट द क्लाइंट टू एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम ड्यूरिंग द इक्टेरिक फेज ऑफ वायरल हेपेटाइटिस? वायरल हेपेटाइटिस के इक्टेरिक फेज के अंदर, इक्टेरिक फेज मतलब जो जोंडिस वाली फेज होती है, तीन तरह की फेज होती है, प्री इक्टेरिक, इक्टेरिक और पोस्ट इक्टेरिक। तो जो इक्टेरिक फेज है उस फेज में क्या क्लिनिकल साइन एग्जिबिट करेगा पेशेंट? फर्स्ट है टेरी स्टूल, सेकंड है येलो स्क्लेरा, थर्ड है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फोर्थ है लाइट फ्रोदी यूरिन। इक्टेरिक फेज के अंदर क्या क्लिनिकल साइन होएगा? टेरी स्टूल, येलो स्क्लेरा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लाइट फ्रोदी यूरिन। तो हमने अभी पढ़ा है इक्टेरिक फेज का मतलब होता है वो फेज जिसके अंदर जॉन्डिस होता है। प्री इक्टेरिक, इक्टेरिक और पोस्ट इक्टेरिक तीन फेज है। तो अगर जॉन्डिस होएगा उस समय क्या देखने को मिलेगा? स्क्लेरा का कलर कैसा हो जाएगा? येलो, है ना। जॉन्डिस होगा तो स्क्लेरा का कलर कैसा हो जाएगा? येलो। जिस तरीके का हमारी हाईलाइटर है, ये मार्कर है, उसी तरह का स्क्लेरा का कलर हो जाएगा, येलो कलर का स्क्लेरा हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। इक्टेरिक फेज के अंदर, इक्टेरिक मतलब वो फेज जिसके अंदर जॉन्डिस होता है, तो इक्टेरिक फेज के अंदर स्क्लेरा का कलर कैसा हो जाएगा? येलो। बेसिकली होता क्या है, लीवर का इन्फ्लामेशन होता है तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन ब्लॉक कर देता है नॉर्मल बाइल के फ्लो के अंदर। और एक्सेस बाइल जो है वो बिलिरुबिन जो है वो जब बॉडी में इकट्ठा होता है तो स्किन और इस स्क्लेरा का कलर वो कैसा कर देता है? येलो। और यूरिन जो है वो डार्क एंड फ्रोदी हो जाता है। यूरिन जो है वो डार्क फ्रोदी हो जाता है, जैसा डी ऑप्शन में दिया हुआ है लाइट फ्रोदी। तो लाइट नहीं होके कैसा हो जाता है? डार्क कलर का यूरिन हो जाता है। कैसा? डार्क। और कैसा हो जाता है? फ्रोदी कलर का यूरिन हो जाता है। मरीज जो है उसके अंदर सीवियर एनोरेक्सिया देखने को मिलता है जब भी उसको जॉन्डिस होता है ना। तो ये बहुत क्लासिकल साइन है कि उसमें एनोरेक्सिक कंडीशन देखने को मिलती है, वो बहुत कॉमन है। टेरी स्टूल जो है ए ऑप्शन में जो दिया हुआ है
वो इंडिकेट करता है कि वहाँ पे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कहीं भी ब्लीडिंग हो रही है, और या फिर मरीज जो है वो आयरन प्रिपरेशन ले रहा है। इसका संबंध जो है वो जॉन्डिस से नहीं होता है। टेरी स्टूल जो है वो जीआई ब्लीडिंग को इंडिकेट करता है। लाइट और क्ले कलर का स्टूल देखने को मिलता है अगर मरीज जो है उसको ऑब्स्ट्रक्टेड टाइप का जॉन्डिस हो, बाइल डक्ट में अगर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो और उसकी वजह से हिपेटाइटिस हो, तो लाइट कलर का यूरिन जो है, क्ले कलर का स्टूल जो है वो देखने को मिलेगा। टेरी स्टूल कभी भी नहीं होता है। इसके अलावा यूरिन जो है वो हमने बोल दिया है डार्क और किस तरीके का होगा, फ्रोदी होगा। और सी ऑप्शन तो बिल्कुल मतलब अलग ही तरीके का है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का संबंध जॉन्डिस से होता ही नहीं है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो होता है वो कार्डियक या रेस्पिरेटरी एलिमेंट को इंडिकेट करता है। इसलिए बी ए सी और डी जो है वो रॉन्ग वन है, बी बिल्कुल सही है। इक्टेरिक फेज में स्क्लेरा का कलर कैसा हो जाएगा, येलो। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज एंड दिस इज द इमेज, व्हाट इट इज। Very good. It's maximum 100% people are correct, I can say. Glucometer. It is the image of glucometer, a meter which help in the measurement of glucose, that is glucose. कार्बोहाइड्रेट का सबसे जो है स्मॉलेस्ट रूप जो होता है मोनोसेक्राइड वो होता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज का मेजरमेंट मीटर, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेजर करने के लिए ग्लूकोमीटर काम में लिया जाता है। ये एक स्ट्रिप होती है जो यहाँ पे जो है सेट किया जाता है स्ट्रिप को। आफ्टर सेटिंग द स्ट्रिप, यहाँ पे जो ग्लूकोमीटर की स्क्रीन होती है, इस स्क्रीन के ऊपर आपको एक निशान आएगा कि मतलब ब्लड जो है वो चाहिए। तो जैसे आप मरीज की फिंगर को वहां पे प्रिक करते हैं और ग्लूकोमीटर की जो जो स्ट्रिप हमने इससे अटैच की है, इस एरिया के ऊपर हम ड्रॉप बाय ड्रॉप वहां पे थोड़ा ब्लड देते हैं। तो जैसे ही ब्लड स्ट्रिप के अंदर जाता है, आफ्टर 5 सेकेंड यहाँ पे रीडिंग आ जाती है कि उस मरीज का ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कितना है। तो इस तरीके से ग्लूकोमीटर काम करता है और ग्लूकोज का मॉनिटरिंग करता है। डायबिटिक पेशेंट के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है और हर डायबिटिक पेशेंट इसको कैरी करता है, क्योंकि कभी भी हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड होते हैं तो पता लगाना आसान हो जाता है कि उसको हाइपरग्लाइसीमिया तो नहीं हुआ है, या मेडिकेशन जो है वो सम टाइम ब्लड ग्लूकोज लेवल के आधार पर डिसाइड किया जाता है। हॉस्पिटल सेटअप में इसको कॉमनली यूज किया जाता है बहुत बड़े तौर पे। नेक्स्ट है, व्हेन वी प्लान केयर फॉर ए क्लाइंट विद हेपेटाइटिस ए with the understanding that the causative virus will be excreted from the client's body primarily through the हेपेटाइटिस ए वाले मरीज को प्लान केयर कर रहे हैं हम, तो जो पॉजिटिव वायरस है वो एक्सक्रीट आउट होता है मरीज की बॉडी से। किसके थ्रू? पहला स्किन के थ्रू, फिशेज के थ्रू, यूरिन के थ्रू, ब्लड के थ्रू। ऐसा कौन सा जरिया है जिससे हेपेटाइटिस ए जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है? वेरी गुड। ओरोफिकल रूट, तो किसके थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट होएगा? फीसेज के थ्रू। मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट, इट्स एक्सक्रीट आउट थ्रू फीसेज। जो हेपेटाइटिस ए है उसका ट्रांसमिशन जो है वो किसके थ्रू होता है? फीसेज के थ्रू, है ना। तो इसका बॉडी से एक्सक्रीशन भी फीसेज के थ्रू होगा। वायरल हेपेटाइटिस जो है वो कभी भी स्किन या यूरिन के थ्रू ट्रांसमिट नहीं होते हैं। मतलब स्किन और यूरिन, ये जो ए और सी ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके थ्रू कभी भी कोई भी वायरल हेपेटाइटिस ट्रांसमिट नहीं होता है। हेपेटाइटिस ए जो होता है वो फीसेज के थ्रू ट्रांसमिट होता है। ब्लड के थ्रू हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी तीनों ही ट्रांसमिट हो सकते हैं। हेपेटाइटिस ए नहीं होता है। ब्लड के थ्रू हेपेटाइटिस बी, सी और डी तीनों ही ट्रांसमिट हो सकते हैं, भी ट्रांसमिट नहीं होता है। ये बहुत खास बात है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशन वुड इंडिकेट एज असेंशियल व्हेन केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद हेपेटाइटिस ए। जब हम हेपेटाइटिस ए के मरीज का केयर कर रहे हैं, है ना, जब व्हेन वी आर गोइंग टू केयरिंग ए पेशेंट विद हेपेटाइटिस ए, तो क्या असेंशियल इंडिकेशन रहेंगे आपको प्रिकॉशन के तौर पे? मतलब आपको क्या प्रिकॉशन लेने हैं जब आप हेपेटाइटिस ए के मरीज के साथ में डील कर रहे हैं, है ना। व्हाट प्रिकॉशन इज इंडिकेटेड शुड टेकिंग असेंशियली व्हेन वी केयरिंग विद द क्लाइंट विद हेपेटाइटिस ए। तो मरीज हेपेटाइटिस ए का है और उसको केयर दे रहे हैं, तो केयर देते समय क्या प्रिकॉशंस आपको काम में लेने हैं? सवाल ने ये पूछा है। ऑप्शन कह रहा है कि गाउनिंग व्हेन एंटरिंग ए क्लाइंट्स रूम, जब रूम में एंटर करेंगे तो गाउन के साथ में एंटर करेंगे, गाउन यूज करेंगे। वियरिंग ए मास्क व्हेन प्रोवाइडिंग केयर, मास्क पहन के जाएंगे। असाइनिंग द क्लाइंट टू ए प्राइवेट रूम, मरीज को एक प्राइवेट रूम के अंदर रखा जाएगा।
और वियरिंग ए ग्लव्स व्हेन गिविंग डायरेक्ट केयर, जब डायरेक्ट केयर देंगे तो ग्लव्स यूज करेंगे। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी यूज व्हेन केयरिंग विद टू ए क्लाइंट विद हेपेटाइटिस ए। सबसे पहले अगर आपको ये पता है कि अगर हेपेटाइटिस ए के मरीज को केयर दे रहे हैं तो कौन सा प्रिकॉशन काम में लेना होता है। देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिकॉशन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टेड डिजीज। तो उन प्रिकॉशन में हेपेटाइटिस ए के साथ में कौन सा प्रिकॉशन काम में लेते हैं, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। कौन सा प्रिकॉशन, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। हेपेटाइटिस ए के साथ में कौन सा प्रिकॉशन काम में लेते हैं, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। तो अगर आप कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन काम में ले रहे हो तो इन चार ऑप्शन में कौन सा तरीका है जिसमें कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन जो है उसको काम में लिया जा रहा है। गाउनिंग, वियरिंग ए मास्क और प्राइवेट रूम असाइनिंग और वियरिंग ग्लव्स। भाई किसी आदमी को हम टच करने जाते हैं तो कैसे टच करते हैं, बाय हैंड, और हैंड जो है उससे कांटेक्ट होगा तो ट्रांसमिट हो जाएगा हेपेटाइटिस ए। तो वी हैव टू वियर ए ग्लव्स व्हेन गिविंग डायरेक्ट केयर। ये एकमात्र ऑप्शन है जो कांटेक्ट प्रिकॉशन जो है उसके बारे में इंडिकेट कर रहा है ना। हमें जब डायरेक्ट केयर हम देने जा रहे हैं हेपेटाइटिस ए के मरीज को तो हमें ग्लव्स पहन के मरीज को केयर देना है, क्योंकि ये कांटेक्ट प्रिकॉशन से ट्रांसमिट हो सकता है। कांटेक्ट प्रिकॉशन हमें काम में लेने हैं। सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल जो है सीडीसी, उसकी गाइडलाइन है, उसने रिकमेंडेड किया है कि जब भी हम हेपेटाइटिस ए के मरीज को टच करें तो हमें कांटेक्ट प्रिकॉशन काम में लेने होते हैं। पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है गाउन जो है वो जरूरी नहीं है, जब तक बहुत ज्यादा कांटेक्ट मरीज से ना हो, इतना एंटिसिपेट ना हो, इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ना हो, तब तक गाउन की जरूरत नहीं है ना। तो सिंपली ग्लव जो है यूज करें, लेकिन बहुत ज्यादा अगर कांटेक्ट नहीं है तो गाउन का वहां पे नीड नहीं होता है। मास्क पहनना बिल्कुल भी एसेंशियल नहीं है, क्योंकि इसका ट्रांसमिशन जो है वो रेस्पिरेटरी से नहीं होता है ना। हेपेटाइटिस ए के लिए मैं बोल रहा हूँ मास्क पहनना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मास्क नहीं पहना है, क्योंकि आजकल मास्क पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना का ट्रांसमिशन जो होता है वो कांटेक्ट की बजाय ज्यादा इस, हालांकि ट्रांसमिशन जो है वो किसी फॉर्माइट से और कहीं जगह से हो सकता है, लेकिन इसका ट्रांसमिशन जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ही होता है, जो आपको एरोसोल या एयर से ही होता है। इसलिए मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर सच काइंड ऑफ इन्फेक्शन। बट इन हेपेटाइटिस ए देयर इज नो नीड ऑफ वियर ए मास्क। एंड वन इज प्राइवेट रूम, तो यहाँ पे कोई एसेंशियल नहीं है प्राइवेट रूम में पेशेंट को रखना, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि डी आंसर यहाँ पे करेक्ट है, ए बी और सी जो है वो रॉन्ग वन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट रिजल्ट वुड we use to assess the liver function of a client with viral hepatitis। वायरल हेपेटाइटिस का मरीज है, लीवर फंक्शन जो है उसका पता जो है हमें किस तरीके के टेस्ट से वहां पे लगेगा, कौन सा टेस्ट है जो हमें बताएगा मरीज के लीवर फंक्शन के बारे में। फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ग्लूकोज टॉलरेंस, सेकंड वन है क्रिएटिनिन क्लियरेंस, थर्ड वन है सीरम ट्रांस एमाइनेज और फोर्थ वन है सीरम इलेक्ट्रोलाइट। सीरम ट्रांसएमाइनेज, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, सीरम ग्लूकोज टॉलरेंस और क्रिएटिनिन क्लियरेंस। वायरल हेपेटाइटिस में लीवर फंक्शन को असेस कैसे करते हैं, तो असेस द लीवर फंक्शन व्हाट टेस्ट शुड बी कैरिड आउट। गुड, द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज सीरम ट्रांसएमाइनेज। क्या है करेक्ट आंसर, सीरम ट्रांसएमाइनेज इज द करेक्ट वन। देखिएगा सीरम लेवल, लीवर फंक्शन के अंदर सीरम लेवल हम चेक करते हैं बिलीरुबिन का और लीवर एंजाइम का, है ना, जैसे एएसटी और एएलटी। एएलटी इज द एलानिन एमाइनो ट्रांसफेरेंस और जिसको एसजीपीटी भी कहते हैं, और वन इज एएलटी, वन इज एएलटी जिसको एसजीपीटी भी कहते हैं, वन इज एएसटी जिसको एसजीओटी भी कहते हैं, एएसजी या ओटी, एसजीओटी, है ना, एसजीपीटी, एसजीपीटी, एसजीओटी और एएलटी, एएसटी, है ना। तो इनको एस्पेरेट एमाइनो ट्रांसफेरेंस और एलानिन एमाइनो ट्रांसफेरेंट, है ना। इसके अलावा हम केयरफुली मॉनिटर करते हैं जब हेपेटाइटिस को मॉनिटर करते हैं, तो ये जो एलानिन ट्रांस एमाइनेज है और ये एलानिन एमाइनो ट्रांसफेरेंस है ना, एलानिन एमाइनो ट्रांसफेरेंस और एलानिन सॉरी एस्पिरेट एमाइनो ट्रांसफेरेंस है। तो ट्रांस एमाइनेज या ट्रांसफेरेंस जो टेस्ट होता है वो हेपेटाइटिस का, जॉन्डिस का डायग्नोस्टिक टेस्ट के रूप में काम में लेते हैं, लीवर फंक्शन के बारे में बताता है।
पहला ऑप्शन है ग्लूकोज टॉलरेंस, जो कि डायबिटीज को डायग्नोस करने के लिए करते हैं, ग्लूकोज की टॉलरेंस देखते हैं बॉडी में फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। क्रेटिन क्लियरेंस और सीरम इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हमें किडनी फंक्शन के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं, लीवर फंक्शन का संबंध इससे नहीं है। तो ए, बी और डी गलत है, सी बिल्कुल करेक्ट है। ट्रांस सीरम ट्रांस एमाइनेज इज द टेस्ट व्हिच इज यूज्ड फॉर द असेस द लीवर फंक्शन। अगेन आइडेंटिफाई द इमेज एंड दिस इज द इमेज, व्हाट इट इज। ये आप देख सकते हो, ये है एंडोट्रेकियल ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब है, और ये एंडोट्रेकियल ट्यूब का कफ है ना, कफ। और इससे ये पायलट है, और पायलट से अटैच किया हमने एक मीटर। तो क्या बोल सकते हैं हम इसको, एंडोट्रेकियल कफ प्रेशर मेजरमेंट मीटर, इसको बोलते हैं मैनोमीटर, है ना। ये एक मैनोमीटर है जो एंडोट्रेकियल ट्यूब के कप के प्रेशर को मेजर करता है, और वो 20 mm ऑफ एच से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये मेजर करता है। तो एंडोट्रेकियल ट्यूब कफ मेजरिंग मैनोमीटर बोल सकते हैं हम इसको, है ना। एंडोट्रेकियल ट्यूब कप मेजरिंग मैनोमीटर के नाम से इसको जानते हैं। इसके अलावा एक और नाम है इसका, और वो क्या है, एनेरोइड प्रेशर मैनोमीटर, है ना। फॉर द मॉनिटर ऑफ कप प्रेशर, हर 8 घंटे में हम ये इंश्योर करते हैं जो 20 mm ऑफ एच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसको मेजर करने के लिए एंडोट्रेकियल ट्यूब कप मेजरिंग मैनोमीटर या एनेरोइड प्रेशर मैनोमीटर, एक ही बात है, दोनों एक ही नाम है, ये यूज हम करते हैं कप के प्रेशर को मेजर करने के लिए। मिनिमल लीक एंड ओक्लूसिव टेक्निक जो है यूज की जाती है कप के इन्फ्लेशन के लिए, और कप के प्रेशर को चेक करते रहते हैं इसलिए, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, याद रखिएगा, एनेरोइड प्रेशर मैनोमीटर या एंडोट्रेकियल ट्यूब कप मेजरिंग मैनोमीटर। नेक्स्ट है, इन ए क्लाइंट विद वायरल हेपेटाइटिस वी वुड क्लोजली असेस फॉर इंडिकेशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अबनॉर्मल लेबोरेटरी वैल्यू। कौन सी अबनॉर्मल लेबोरेटरी वैल्यू इंडिकेट करती है हमें मरीज में वायरल हेपेटाइटिस हो गया, और हम उसको क्लोजली असेस करेंगे। प्रोलॉन्ग पीटी, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, एलिवेटेड सीरम पोटेशियम, डिक्रीज सीरम कैल्शियम। कौन सी वैल्यू इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वायरल हेपेटाइटिस के मरीज के अंदर अबनॉर्मल लैब वैल्यू इन द पेशेंट विद वायरल हेपेटाइटिस क्लोजली असेस करना है। पीटी, प्रोलॉन्ग डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज, एलिवेटेड सीरम पोटेशियम, डिक्रीज सीरम कैल्शियम। लीवर, क्लॉटिंग फैक्टर और पीटी, ये डायरेक्ट संबंध है यहाँ पे, है ना। और मैंने पहले भी बोला है, जब लीवर काम नहीं करेगा, बाइल नहीं जाएगा इंटेस्टाइन में, बाइल इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा तो फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई, के उनका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो विटामिन के नहीं होगा, तो प्रोथ्रोम्बिन का एक्टिवेशन नहीं होगा, तो क्लोटिंग की मैकेनिज्म गड़बड़ हो जाएगी, और प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या हो जाएगा, प्रोलोंग हो जाएगा, है ना। तो ड्यू टू द डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन के, there is decreased production of prothrombin by the liver, and due to this prothrombin time is prolonged, तो ये prolong हो जाएगा, है ना। क्लाइंट जो है उसको हमेशा, जब प्रोथ्रोम्बिन टाइम प्रोलोंग होता है तो उसको हमेशा ब्लीडिंग की टेंडेंसी के लिए हमें असेस करते रहना होता है। बाकी ऑप्शन में बी है ब्लड ग्लूकोज, सी है पोटेशियम और डी है कैल्शियम, जिसका संबंध जो है, जिनके लेवल का संबंध जो है वो हिपेटाइटिस से नहीं होता, हिपेटाइटिस इनके लेवल को अफेक्ट नहीं करता। तो ए आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट वुड मोस्ट लाइकली टू बी प्रिस्क्राइब फॉर ए क्लाइंट विद ए वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस की डाइट क्या रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायरल हेपेटाइटिस में डाइट क्या देंगे आप, हाई फैट, लो प्रोटीन, लो कार्बोहाइड्रेट, हाई कैलोरी, लो सोडियम, लो फैट। Which type of diet should be used in the patient with viral hepatitis? देखिएगा, वायरल हेपेटाइटिस का मरीज जो होता है वो जनरली एनोरेक्सिक होता है ना, और खाने का इंटरेस्टेड नहीं होता, उसका खाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है। तो उसकी बॉडी में एनर्जी और कैलोरी की जो
सप्लाई है वो बिल्कुल कम हो जाती है, तो मरीज बिल्कुल डल और एकदम मतलब सुस्त हो जाता है क्योंकि एनर्जी नहीं है बॉडी में। तो इस तरीके के मरीज को एनर्जी देने के लिए और सफिशिएंट अमाउंट के अंदर एनर्जी देने के लिए हाई एनर्जी यील्डिंग फूड जो होते हैं वो कार्ब्स होते हैं। तो हमें मरीज को हाई कार्बोहाइड्रेट और हाई कैलोरी डाइट वहां पे देना है। सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये जो मरीज होते हैं ये एनोरेक्सिक होते हैं, ये जो मरीज होते हैं ये ईटिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, है ना। तो इन मरीजों को वेल बैलेंस डाइट हमेशा एडवोकेट करते हैं और उसमें हम हमेशा उसको कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी जो है उसकी रिक्वायरमेंट को पहले फुलफिल करते हैं। लो फैट और हाई प्रोटीन फूड जो है वो एनकरेज करते हैं हम हेपेटाइटिस के मरीज को। लो फैट, इसलिए पहला ऑप्शन में दिया हुआ है हाई फैट, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन में लो कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ है, इसलिए ये गलत है। और तीसरा ऑप्शन जो है उसमें लो फैट तो दिया हुआ है लेकिन लो सोडियम दिया हुआ है, इसलिए ये गलत है, इसका कोई संबंध नहीं है। तो हमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा देना है, प्रोटीन ज्यादा देना है और फैट कम देना है, ये इस तरह का डाइट रहता है। सी ऑप्शन जो है वो इस समय बिल्कुल सही है कि उस मरीज में हाई कार्ब और हाई कैलोरी देना है। सोडियम का संबंध इस बीमारी में नहीं है, जितना चाहो जैसे चाहो दिया जा सकता है, इसलिए सी आंसर करेक्ट है। ए बी और डी जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट है इंटरफेरॉन अल्फा 2b हैज बीन, इंटरफेरॉन अल्फा 2b हैज बीन prescribed to a treat a client with chronic hepatitis B, chronic hepatitis B के मरीज को ये prescribe किया गया है उसके ट्रीटमेंट के लिए। Which side effect are most commonly associated with the administration of interferon alpha B, कौन सा साइड इफेक्ट जो है वो होगा इस दवाई को देने से इस पेशेंट के अंदर। फर्स्ट ऑप्शन है रेटाइनोपैथी, सेकंड वन है कॉन्स्टिपेशन, थर्ड है फ्लू लाइक सिम्टम, फोर्थ वन है हाइपोग्लाइसीमिया। Side effect of interferon alpha 2b used in the patient with viral hepatitis, क्या साइड इफेक्ट होगा इस मेडिकेशन का वायरल हेपेटाइटिस के मरीज को, काम में ले रहे हैं हम इंटरफेरॉन अल्फा 2b। देखिएगा इंटरफेरॉन अल्फा 2b जो है वो मोस्ट कॉमनली फ्लू लाइक सिम्टम कॉज करती है ना। जो इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है वो क्या है, फ्लू लाइक सिम्टम। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, फ्लू लाइक सिम्टम। इसके साइड इफेक्ट में फ्लू लाइक सिम्टम में क्या क्या आते हैं, तो फ्लू लाइक सिम्टम में आपने देखा होगा कि मरीज जो है उसको थोड़ा फ्यूरिस रहता है, थकान रहती है, थोड़ा हेडेक रहता है, नोजिएटेड रहता है, माइल्जिया रहता है, मसल में पेन होता है, आर्थरेल्जिया रहता है, मतलब वायरल सिम्टम होते हैं सारे के सारे, इनको फ्लू लाइक सिम्टम कहते हैं। फीवरिस, फैटिग, नोजिया, हेडेक, आर्थरेल्जिया, माइल्जिया, ये सारे सिम्टम मिक्सअप में फ्लू लाइक सिम्टम कहता है। तो ये इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है। रेटिनोपैथी जो है वो पोटेंशियल साइड इफेक्ट होता है लेकिन कॉमन नहीं है, मतलब इससे इंटरफेरॉन अल्फा से रेटिनोपैथी हो सकती है लेकिन बहुत रेयर है, मोस्ट कॉमन नहीं है। यहाँ पे मोस्ट कॉमन पूछा आपने को, रेयर साइड इफेक्ट होता है रेटिनोपैथी। और इसके अलावा ये जो मेडिसिन है ये डायरिया कर सकती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं करती है। ये क्या कर सकती है, डायरिया, इसलिए कॉन्स्टिपेशन यहाँ पे गलत है, इससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। और जो भी वायरल मेडिकेशन होती है वो ज्यादातर डायरिया कर सकती है, पर वो कॉन्स्टिपेशन उस तरह की दवाइयां जो है वो नहीं करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। ब्लड ग्लूकोज वैल्यू जो एक दिया हुआ है ऑप्शन के अंदर उसको मॉनिटर करते हैं क्योंकि मरीज में हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है इस मेडिसिन के साथ में, पर हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता है, इसलिए डी ऑप्शन गलत है, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता है। तो ए बी और डी जो है वो गलत है, रॉन्ग वन है। सी जो है वो बिल्कुल सही है, फ्लू लाइक सिम्टम देखने को मिलते हैं इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट के रूप में। अगेन आइडेंटिफाई द इमेज विच इज गिवन बिलो एंड दिस इज द इमेज व्हाट इट इज। वेरी गुड, दिस इज द इन्फ्यूजन पंप और सिरिंज पंप बोल सकते हैं इसको, इन्फ्यूजन पंप, इन्फ्यूजन पंप। इन्फ्यूजन पंप या सिरिंज पंप जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रावीनस मेडिसिन, है ना। इंट्रावीनस मेडिसिन विद द हेल्प ऑफ पंप यूज ए सिरिंज, यहाँ पे मरीज को देते हैं तो उसमें यूज किया जाता है इन्फ्यूजन पंप या सिरिंज पंप। तो ये कुछ मजेदार क्वेश्चंस थे। इसी तरीके के मजेदार वीडियो को सुनने के लिए और देखने के लिए जुड़े हुए रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। इसके अलावा एक काम और जरूर करें, इस वीडियो और इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं ताकि कई सारे लोग जो है इसका फायदा उठा सके और हमारी ये जो मेहनत है, ये जो कोशिश है, ये सक्सेस हो पाए। धन्यवाद।